मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स अब इस समय एक नए मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ इजराइल की चिंता बढ़ी है तो दूसरी तरफ तुर्की की उम्मीदें जगी हैं और ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। अमेरिका का एक ऐसा फैसला आया है जिसने जियोपॉलिटिकल दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। सुनने में आ रहा है वो अब नेतन्याहू की भी नहीं मानते। तो आखिर किस बात पर ठन गई है और अमेरिका बीच में क्यों फंस गया, आज सब कुछ बताएंगे आपको। और संसद में हो रही पेपर लीक पर चर्चा कुछ ही मिनटों में बहस में बदल गई। दोनों पक्षों में बहसबाजी शिक्षा से निकलकर राम मंदिर, जौहर यूनिवर्सिटी और कॉकरोच आंदोलन तक पहुंच गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एनटीए भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। विपक्ष ने हंगामा करते हुए सवालों की ऐसी बौछार की कि सत्ता पक्ष भी जवाब देने को मजबूर दिखा। पूरी खबर आज विस्तार से बताएंगे। और इधर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। 30 जुलाई को वोटिंग है और चुनाव से ठीक पहले दो बड़े नेताओं की एंट्री ने चुनावी चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। तेजस्वी यादव ने रोड शो और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से अब कितना बदल गया है बांकीपुर का चुनाव, परत दर परत चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें कुछ ऐसी बात कह गए जो शायद सुनने में यकीन ना हो। उन्होंने कहा कि वो अब शायद अमेरिका के दोस्त नहीं बन पाएंगे। है ना चौंकाने वाली बात। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल दुनिया भर को नियम कायदे समझाने वाला अमेरिका आज खुद सवालों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने रक्षा सौदों का फैसला स्वयं करेगा। उसे क्या बेचना है, किसे बेचना है, कितने में बेचना है, ये वो खुद तय करेगा। खबर यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी और बात न मानते हुए तुर्की को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचने के प्रस्ताव पर इजराइल के विरोध को साफ तौर पर खारिज कर दिया। दूसरे देशों को हथियार पर नसीहत देने वाला वॉशिंगटन अब अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान की बिक्री पर बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में ईरान, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। इससे पहले नेतन्याहू ने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इसका विरोध उन्होंने खुलकर किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ट्रंप से इस सौदे को मंजूरी नहीं देने की अपील की है। नेतन्याहू का कहना है कि तुर्की का मौजूदा नेतृत्व मुस्लिम ब्रदरहुड से काफी प्रभावित है और राष्ट्रपति एर्दोगान कई बार इजराइल के खिलाफ कड़े बयान भी दे चुके हैं। उनके मुताबिक अगर तुर्की को F-35 मिला तो मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान ऐसे देश को देना ठीक नहीं होगा जो इजराइल के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए रहता है। लेकिन ट्रंप की सोच अलग नजर आई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। ट्रंप ने तुर्की को भरोसेमंद साथी भी बताया। F-35 सौदे पर जल्द फैसले लेने के संकेत तक दे दिए। उनके मुताबिक कई मामलों में तुर्की ने उन देशों से भी ज्यादा वफादारी दिखाई है जिनसे अमेरिका को ज्यादा उम्मीद थी। आपको याद दिला दें, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। अब ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि इन प्रतिबंधों को हटाने और F-35 सौदे पर फिर से विचार किया जा सकता है। ट्रंप ने F-35 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बताया और कहा कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने भरोसा जताया है कि अमेरिका के साथ F-35 खरीदने और तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी इंजन हासिल करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर है। क्या होगा अगर अमेरिका तुर्की को F-35 देने का फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ एक रक्षा सौदे तक सीमित रहेगा या व्यवहारिक हो जाएगा या आपसी भी हो सकता है। ये फैसला मध्य पूर्व की रणनीति, अमेरिका इजराइल के रिश्तों पर और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार अमेरिका अपने पुराने सहयोगी की चिंता सुनेगा या अपने नए रणनीतिक हितों को साधेगा। और
संसद में आज पेपर लीक को रोकने के लिए लाए गए बिल पर बहस शुरू हो गई। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहस शुरू करते हुए साफ कहा कि सार्वजनिक परीक्षा में पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस बिल की खास बात यह है कि ये नया कानून सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षाओं पर ही नहीं बल्कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार की तमाम भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा। पेपर लीक के दोषी को 5 से 10 साल तक कैद की सजा होगी और उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पेपर लीक में कोई गिरोह अगर लिप्त पाया जाता है तो गिरोह के लोगों को 7 से 10 साल तक की कैद होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर बायोमेट्रिक चेकिंग, प्रश्न पत्र ले जाने जैसी सेवाएं देने वाली कंपनियां पेपर लीक में शामिल पाई गई तो उनको 5 से 10 साल तक की कैद होगी और 5 करोड़ तक का जुर्माना उन पर लगेगा। अब इस बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है और पेपर लीक जैसे मामलों पर जवाब देने से वो बच रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर सरकार ने प्रधानमंत्री को बचा लिया। शायद इसी वजह से अगले दिन बीजेपी सांसद उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मजाक में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गई है और सरकार युवाओं के गुस्से को समझ ही नहीं पाई। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये बिल पहले भी लाया गया था लेकिन पेपर लीक के कई आरोपी अब भी जमानत में बाहर घूम रहे हैं। सरकार सिर्फ चेहरा बदलने का काम कर रही है लेकिन व्यवस्था में सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने छात्रों पर हुई कार्रवाई पर चर्चा की मांग की तो इधर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि युवाओं को हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नया संशोधन कानून पेपर लीक पर और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाना, ज्यादा पारदर्शी बनाना और ज्यादा भरोसेमंद बनाना है। सरकार छात्रों के भविष्य से कोई समझौता करना नहीं चाहती, इसलिए पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए कानून को भी और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और इधर बिहार की बात करें तो बांकीपुर सीट पर चुनावी मुकाबले में 2 बड़े नेताओं की एंट्री ने पूरी तस्वीर बदल दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने रोड शो से माहौल बनाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम नीतीश कुमार की अपील ने एनडीए के समीकरणों को और भी मजबूत करने का दावा ठोक दिया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट शुरुआत में जनसुराज के प्रशांत किशोर की सक्रियता के कारण मुकाबला ट्रायंगुलर नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव ने मतदान से कुछ दिन पहले ही मैदान संभाला और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। उनके रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे। तेजस्वी यादव ने युवाओं और सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की पूरी कोशिश की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी की सक्रियता से आरजेडी को मजबूती मिली है और प्रशांत किशोर को मिल रही जगह कुछ हद तक कम हो गई है। यानी अब नंबर 2 पर आरजेडी के तेजस्वी यादव आ चुके हैं, यानी उनकी प्रत्याशी आ चुकी हैं। अब आरजेडी की कोशिश ये रही कि मुकाबले को सीधे बीजेपी और आरजेडी के बीच की लड़ाई बना दिया जाए। वहीं एनडीए की तरफ से पूर्व सीएम नीतीश कुमार की अपील को काफी अहम माना जा रहा है। अपने पुराने मैदान में लौटे नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन की अपील की। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों और सुशासन के रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ करीबन 3,90,000 मतदाता हैं और यहाँ का जातीय समीकरण चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण समाज का यहाँ माना जाता है, जिनकी संख्या करीबन 1.25 लाख से ऊपर की बताई जाती है। इसमें कायस्थ समाज के करीब 65,000 लोग, भूमिहार करीब 35,000, ब्राह्मण करीब 18,000 और राजपूत करीब 12,000 के आसपास बताए जाते हैं। ये पूरा सवर्ण वोट बैंक करीबन 33% से ऊपर का जाता है।
है, जिसे बीजेपी का पारंपरिक आधार माना जाता है। इसके अलावा वैश्य समाज के करीबन 85 से 90 हजार मतदाता भी निर्णायक भूमिका में होते हैं, जिन पर बीजेपी और आरजेडी दोनों की नजर है। वहीं कुर्मी मतदाता भी 15,000 के आसपास है, जिन्हें साधने के लिए नीतीश कुमार की अपील काफी अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम यादव समीकरण है, जो करीब 55 से 60 हजार वोट यहां पर इसके बताए जाते हैं, जिनमें मुस्लिम करीबन 32,000 और यादव की संख्या 25,000 के आसपास है। तो वोट बैंक पारंपरिक रूप से आरजेडी के साथ यहां का माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी इस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। तो एनडीए को उम्मीद है कि नीतीश कुमार की अपील से कुर्मी और अति पिछड़ा समाज के वोटर एकजुट हो जाएंगे और एनडीए की तरफ आ जाएंगे। बांकीपुर सीट के जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहां सवर्ण और व्यापारिक वर्ग का प्रभाव काफी ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम और यादव वोटरों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश जरूर की है। उन्होंने लगातार उनके इलाकों में प्रचार किया, स्थानीय मुद्दों को उठाया, लेकिन तेजस्वी यादव की एंट्री ने सब काम बराबर कर दिया। बांकीपुर में दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या करीबन 45,000 है, जबकि ओबीसी और ईबीसी वोटर भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए को उम्मीद है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का प्रभाव भी उसे फायदा पहुंचाएगा। अब फैसला 30 जुलाई को होने वाले मतदान में जनता करेगी। बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में जाती है, नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये सब कुछ चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो बिहार की सियासत का हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने लायक होगा जब मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।